हेलो बच्चों, मैं हाफिज एमएजीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर हम लोग 2 वीडियो बनाए हैं, 2 पार्ट किए, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज हम लोग का जो है वो पार्ट 3 का वीडियो है। तो सब लोग तैयार हैं? चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं यार। तो हम लोग किए थे कि फ्रांस में मध्यम वर्ग जो थे, यानी निम्न वर्ग में कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, यानी कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, उनमें से कुछ वकील थे, कुछ प्रशासनिक लोग थे। तो उन लोगों में क्या हुआ कि एक नया निम्न वर्ग में से एक नया वर्ग का उद्भव हुआ, जिसे मध्य वर्ग को लोग कहते हैं। तो मध्य वर्ग के लोगों में एक विचार आया, और उसी समय में फ्रांस के अंदर में एक दार्शनिक का उद्भव होता है। एक दार्शनिक आते हैं जिसका नाम कल बता दिए थे कि रूसो थे। तो रूसो ने जब किताब लिखा, तो उस रूसो की किताब में एक ऐसी समाज की परिकल्पना कर दिया था, यानी एक ऐसा समाज जिसमें सबका समान अवसर हो, सबके लिए समान नियम हो, सबके लिए समान कानून हो। ऐसा वो राज्य के एक प्रकार से मांग कर दिए। तो क्या हुआ, रूसो ने जब किताब लिखा तो उस किताब में लिखा कि एक ऐसी समाज की परिकल्पना कर दिया, यानी ऐसा समाज जिसमें सबका समान अवसर हो, जिसमें सबका समान नियम से हो, जिसमें उस समाज में यानी सभी के लिए बराबर कानून हो। तो ये किताब जब लोगों तक पहुंचा, तो उनमें से जो लोग पढ़े लिखे थे, यानी जो मध्य वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे थे, तो उन लोगों ने हर जगह चौर चौराहे पर, मोड़ पर, यहाँ वहाँ जब चर्चा करने लगे, तो अनपढ़ लोग भी इस चीज को सुनने लगे। तो अनपढ़ लोगों में आक्रोश आ गया, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अनपढ़ थे, सबने सोचा कि नहीं, जो ये बात कह रहा है, ऐसे समाज की परिकल्पना हुआ है, कैसे समाज की कल्पना हुआ है, जो सब उस समाज में सभी को बराबर रखा जाएगा, सभी के लिए जो भी नियम बनेंगे सबके लिए बराबर बनेंगे। अगर टैक्स देंगे तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब बराबर का टैक्स देंगे। तो क्या हुआ कि ये मध्य वर्ग के लोगों ने जो सरकार की जो नीतियां थी, उस नीतियों को एक प्रकार से विरोध करने लगे, और यहीं से क्या होता है कि फ्रांसीसी क्रांति की लगभग शुरुआत हो जाती है। तो कैसे शुरुआत होती है? कहा जाता है कि अभी फ्रांस की आर्थिक स्थिति सही नहीं था, फ्रांस का हालात बहुत खराब था। पहले जब लुई 16वां जब गद्दी पर आए, जब वहां के शासक जब बने, तो लुई 16वां ने क्या कर दिया कि अमेरिका के जो युद्ध थे उसमें साथ दे दिया। तो क्या हुआ कि देखिए, अमेरिका के युद्ध में जब फ्रांस ने साथ दे दिया, तो लुई 16वां उस वक्त नहीं शायद समझ पाए कि अगर हम अमेरिका को साथ दे देते हैं तो इसमें मेरा क्या नुकसान होता है। और इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि 10 अरब लीवे का वो उसका कर्ज, एक प्रकार से कर्ज हो गया वो, और पहले से 2 अरब लीवे का मतलब बता दिए थे कि पिछला वीडियो में कि वहां का लीवे जो थे फ्रांसीसी मुद्रा थे। तो ये देश अपने कर्ज में डूब गया, लगभग बहुत ज्यादा कर्ज हो गया। तो अब लुई 16वां क्या सोचने लगे कि मैं टैक्स को बढ़ा दूं। तो यहीं से एक प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति की मेन शुरुआत यहीं से होती है। लुई 16वां क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात कर देते हैं, टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर के आते हैं। तो लुई 16वां क्या करते हैं कि टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। अपने हालात खराब है देश का, अभी तीर्थ में सिर्फ मतलब कि गरीब है, मजदूर है, दास है, नौकर है, और सिर्फ टैक्स जो ले रहे थे वो कौन दे रहे थे? सिर्फ तीर्थ स्टेट के लोग दे रहे थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग तो टैक्स नहीं दे रहे थे। और लुई 16वां क्या करते हैं, इसी स्थिति में एक स्टेट जनरल की बैठक बुला लेती है, और यह बैठक कब होता है? 5 मई 1789 को। ये चीज याद रखना है, कब हुई थी? 5 मई 1789 को हुई थी। अब जब बैठक हुई है, तो इस बैठक में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल होंगे? 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये 1200 प्रतिनिधि जो शामिल होंगे, तो यहाँ समझने वाली बात है कि जो प्रथम स्टेट के लोग थे, प्रथम स्टेट के लोग आगे, पादरी लोग और उनके मतलब चर्च लोग, तो इन लोग आएंगे कितना? 300 लोग आएंगे। और जो द्वितीय स्टेट के लोग थे, द्वितीय स्टेट के लोग कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग, तो इन लोग आएंगे कितना? 300 आएंगे। तो बात को समझना कि इन लोग प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग 300 करके आएंगे, और जो तृतीय स्टेट के लोग थे, इन लोग थे कितना? 600 लोग थे। इन लोग आएंगे 600, यानी कुल मिला जुला के 1200 प्रतिनिधि असेंबली में जाके जमा हो गए। अब सबसे पॉइंट वाली बात तो यहाँ ये थी कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग कितना मिला के हैं? 600 लोग हैं, और तृतीय स्टेट के जो लोग हैं उन लोग कितना है? 600 है। तो कुल मिला के 1200 प्रतिनिधि कहाँ जमा हुए? असेंबली में जाके जमा हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह था, जिसकी समस्याएं थी, जो परेशान हाल थे, जिसके लिए बैठक बुलाई जा रही थी, यानी गरीब लोग, मजदूर लोग, दास लोग, नौकर लोग, इन लोगों को उस बैठक में जाने से मना कर दिया। अरे इन लोग नहीं जा सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या कर
कर दिया कि अपनी मजबूरी को राजा तक, लुई 16 तक पहुंचाने के लिए मान के देखो कि 40,000 चिट्ठियां लिख दिया। कितना लिख दिया? 40,000 चिट्ठियां लिख दिया। अब ये चिट्ठी को कौन लेके जाएगा? ये चिट्ठी को जो लोग लेके जाएंगे, तीर्थ एस्टेट में कुछ लोग जो ऊंचे तबके के थे, यही लोग जाके क्या कर दिए कि इन गरीबों, मजदूरों और दास नौकरों को आदि प्रकार के जो लोग थे, जिसको मतलब कि असेंबली में जाने से मना कर दिया गया, तो इन लोग 40,000 चिट्ठियां उन लोगों के माध्यम से जाके पहुंचा दिए। तो क्या हुआ कि पहले हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। हर स्टेट क्या था? हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। तो तीसरे स्टेट ने क्या कहा कि जितने भी प्रतिनिधि है सभी को वो एक वोट देने का अधिकार होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट की बात तो ये थी, इस बात को लुई 16 मानने से इनकार कर देते हैं। यही तो टर्निंग पॉइंट था इस क्रांति का। यही एक टर्निंग पॉइंट दिखाई देता है। यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या दिखाई देता है कि जो लुई 16 थे, इनके बात को, कोई भी बात को मानने की तैयारी नहीं होते थे। सबसे पहली बात तो जिनकी समस्याएं थी, जिनकी परेशानी थी, जिनकी मजबूरी थी, उनको तो जाने नहीं दिया एक प्रकार से बैठक में। अब इन लोग क्या करते बेचारे, चिट्ठियां लिखे। फिर इन लोगों का जो डिमांड था तीर्थ एस्टेट के लोग, इन लोग का था कि हर प्रतिनिधि को एक वोट देने का अधिकार हो। लेकिन यह बात लुई 16 जो थे ये मानने से इनकार कर रहे थे। अब बात को समझो, क्या होता है कि जितने भी लोग थे तीर्थ एस्टेट में, सभी लोगों ने 20 जून, कब 20 जून याद रखा ये डेट, 20 जून को तीसरे एस्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे कहां चले गए? टेनिस कोर्ट में जाके जमा हो गए। पॉइंट को समझो, यहीं पर क्रांति का मेन टर्निंग पॉइंट यही है कि 20 जून को तीसरे एस्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे सब कहां चले गए? टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली। और उस नेशनल असेंबली में एक बात को रखा गया, कहा कि हम लोग अब क्या करेंगे? उन लोगों ने एक नया संविधान की मांग कर दिया। देखो पॉइंट को समझो, रूसो ने जो समाज की परिकल्पना किया, वही समाज की कल्पना को लेकर के इन लोगों ने क्या कर दिया? एक नया संविधान की मांग कर दिया कि एक ऐसा संविधान हो जिसमें राजा जो होते हैं बड़ा निरंकुशवाद है, इनको अंकुश बनाया जाए। तो इन लोग क्या कहा, जब तक नया संविधान ना बने इन लोग हटने वाले नहीं थे भैया। इन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं हटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तब आई, कब? बच्चों समझने की कोशिश करो, क्रांति का हम लोग क्रांति को समझने, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ 9th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, उन सभी के लिए है जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। देखो इस फैक्ट को समझो। यहाँ पर देखो, नया संविधान बनाने की इन लोगों ने मांग किया, ताकि जब तक हम लोग का नया संविधान ना बन जाए तब तक हम लोग यहाँ से टेनिस कोर्ट मैदान से हम लोग हटने वाले नहीं है। तो क्या हुआ, मैं उसी साल घोर सर्दी पड़ता है, जिसके कारण से इतना ज्यादा ठंड पड़ता है कि वहां के जितने भी फसल थे, सारा फसल लगभग बर्बाद हो जाते हैं। और जब बर्बाद हो जाते हैं तो बहुत बड़ी एक प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है कि पारोटी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, पारोटी की कीमत और अधिक बढ़ जाते हैं। तो जब पारोटी की कीमत बढ़ जाते हैं, तीर्थ एस्टेट के लोगों के पास जो बहुत ज्यादा गरीब थे, जो नौकर थे, जो दास थे, जो मजदूर थे, उन लोग के पास पैसे ही नहीं थे। अपने देश कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार गरीबों को कुछ दे भी नहीं रहा, राजा तो गरीबों को कुछ दे भी नहीं रहा है। तो उन लोग के पास पैसे थे नहीं जो क्या करते थे, पारोटी खरीद पाते। अब सोच के देखो हालात कितना खराब था, कितना नाजुक हो गया था फ्रांस का उस समय, कि महिलाओं ने एक बेकरी पर धावा बोल दिया अपने बच्चों के लिए। सोच सकते हो कि बच्चे लोग भूख से जब तड़प रहे थे तो महिलाओं ने बेकरी पर हमला कर दिया। अब सोचो, तीसरा सबसे मेन टर्निंग पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति का यही तो है। यहां से समझने की कोशिश करना, यहां से अच्छा से समझो कि क्या बता रहे हैं, बढ़िया से समझना कि महिलाओं ने क्या कर दिया कि बेकरी पर धावा बोल दिया। तो जब ये बेकरी पर धावा बोल दिया, अब ये जो लुई 16 थे, ये लुई 16 ने विरोध को कुचलने के लिए, अब देखा कि विरोध हो गया है, तो इस विरोध को कुचलने के लिए पेरिस में सेना बुला ली। जब पेरिस में सेना बुला ली तो कहा जाता है कि जैसे ही सेना आते हैं कहां पर, इस विरोध को कुचलने के लिए, फ्रांसीसी क्रांति देखो यहीं से शुरुआत हो जाती है। इस विरोध को कुचलने के लिए पेरिस में सेना बुला ली।
तो जब सेना बुला ली तो एक प्रकार से अफवाह फैल गया पूरा पेरिस के अंदर, पूरा फ्रांस के अंदर एक प्रकार से अफवाह फैल गया। अफवाह क्या फैलता है कि राजा क्या कर दिए हैं, लुई 16 क्या कर दिए हैं कि फसल को बर्बाद कर रहे हैं, फसल को बर्बाद करने के लिए अपने लोगों को बुला लिए हैं। तब वहां के लोगों ने क्या सोचा होगा, समझ के देखो कि अपने खाने पीने का हालात इतना खराब है, लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं, और ये अफवाह फैल जाती है कि क्या करते हैं कि पेरिस में सेना आ चुका है, राजा सेना बुला लिए हैं फसल को बर्बाद करने के लिए। फ्रांस के जितने भी लोग थे ना, वहां के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने सोचा कि बस हम लोग का जो शासक है वो कहीं ना कहीं सच में पागल हो गया है, अगर पागल ना होते तो कहीं फसल को बर्बाद करते, लेकिन दरअसल ये एक अफवाह था। तो इस अफवाह जब पहला तो कितना काम आया, कहा कि जितने भी वहां के जो किसान लोग थे उन लोगों ने क्या कर दिया, जाके किले पर हमला कर दिया, जाके अनाज लूट लिए, लगान संबंधी जितने भी फाइलें थी सारे फाइलों को जला दिया। उस आंदोलन में कई लोग मारे गए। उस आंदोलन में क्या हुआ कि कई लोग मारे गए। अंततः लुई 16 क्या करते हैं, अंततः लुई 16 हार मान लेती है। अंततः लुई 16 हार मान लेती है। नेशनल असेंबली को मान्यता देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। देख लो कि वो अंततः वो एक निरंकुश बात थे, लेकिन कहते हैं कि जब जनता में जब आक्रोश आते हैं तब कितना बड़ी निरंकुश बात है, आपको हार मानना पड़ेगा। अंततः लुई 16 क्या होते हैं, हार मान लेते हैं और नेशनल असेंबली को मान्यता देने के लिए वो क्या हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। और 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था, कुलीन वर्ग तथा चर्च के आज जितने भी विशेष अधिकार थे, सारे विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अंततः चर्च के जितने भी भूमि थे, चर्च के दिए हुए जितने भी जमीन थे, सारी जमीन को जब्त कर लिया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद आगे। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं संवैधानिक राजतंत्र। हम लोग जो संवैधानिक राजतंत्र देख रहे हैं, यानी फ्रांस में राजा हो, लेकिन राजा का जो शक्ति है, जो ताकत है, इसको सीमित किया जाएगा। किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। राजा की जो भी शक्तियां थी, संविधान या कानून के द्वारा उसे सीमित किया जा सकता है। यानी कोई भी राजा अपनी मनमानी से राज्य नहीं चला सकता है। उसके लिए लिखित या अलिखित एक संविधान होनी चाहिए। तो इस बात को तैयार किया गया कि अब लिखित या अलिखित एक संविधान तैयार किया गया। तो यहाँ पे संविधान का प्रारूप जो तैयार हुआ वो 1791 में तैयार हुआ। कब तैयार हुआ बच्चों, 1791 में तैयार हुआ। और राजा की शक्तियां जो थी वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। राजा की जो भी शक्तियां थी ये 3 भागों में बांट दिया गया। और संविधान में यह भी बताया गया कि जो लोग 3 दिन का वेतन, यानी 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में अदा करेगा, उसे सक्रिय श्रेणी में रखा जाएगा। सक्रिय का मतलब होता है जो साक्षर हो और कानून के बारे में कुछ ज्ञान रखता हो, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय श्रेणी, उसे सक्रिय नागरिक कहा जाता है। और इनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग ही सक्रिय श्रेणी में आते थे। इनमें से सिर्फ जो थे वो पुरुष लोग, यानी पुरुष ही सक्रिय नागरिक होते थे। इस अधिकार से महिलाओं को वंचित रखा गया। 30 लाख पुरुष जो अनपढ़ थे, महिलाएं, बच्चे इनमें नहीं आते थे। 25 वर्ष से कम एज वाले या जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो सक्रिय नागरिक नहीं थे, उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। उच्च करदाता वाले जो लोग थे, उच्च करदाता वाले लोग नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। यानी उच्च करदाता वाले लोग ही नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। इन अधिकारों का रक्षा का दायित्व जो था वो राज्य के पास था। इन अधिकारों को समझने के लिए, इन अधिकारों को जानने के लिए प्रतीकों का निर्माण किया गया। हर जगह पे स्टेचू वगैरह आदि प्रतीक बना दिए गए ताकि अनपढ़ व्यक्ति इस चीज को आसानी से समझ सके कि उनका क्या अधिकार है, उसको सरकार की तरफ से क्या मिलने वाला है, उसको किस पोजीशन में रखा गया है, किस अधिकार में रखा गया है, तो आसानी से समझ सके। इसलिए प्रतीकों का भी जगह जगह पे, चौक चौराहे पे प्रतीकों का निर्माण कर दिया गया। तो ठीक है बच्चों, आज इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।